नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जिस तरह के हालात हैं, आप अगर खबरों की तरफ ध्यान देते हैं, तो कई बातों को लेकर आपको चिंता होती है। कभी-कभी कोई समाचार ऐसा आ जाता है, जो आपके अंदर एक आश्वस्ति की लहर जैसा होता है, एक एश्योरेंस मिलती है। ऐसा समाचार सीज़ फायर का जब आपने सुना होगा, राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने इज़राइल-ईरान के मध्यस्थता के साथ में जो घोषणा की, पर उसके बहुत जल्दी टूटने के और भी जो समाचार, जिस तरह के वक्तव्य आए हैं, और एक राष्ट्रपति महोदय का ऐसा कहना कि वो क्या एफ इज़राइल और ईरान कर रहे हैं, वो एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो सामान्यतः हमने इस स्तर पर नहीं देखी सुनी होती है। तो बात हम सीज़ फायर की करेंगे, बात हम करेंगे कि ये जो फायर और सीज़ फायर का क्रम है, उसको लेके हमें क्या कुछ सोचना चाहिए, किस तरह का विश्व आते समय में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी बेस्ड जो भारतीय मूल के हमारे पत्रकार मित्र हैं, ललित झा जी। तो आपका स्वागत है। और आपने ये एक इनोवेटिव आइडिया फाउंडर्स 5WH जो स्थापित किया, उसके लिए बधाई के साथ शुभकामनाएं। पर फिलहाल हम बात करते हैं पूरे विश्व की। और जैसे आपने सुना था, राष्ट्रपति ट्रंप महोदय ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उनको ठिकाने लगा दिया, बॉम्ब यहाँ से फेंके। उन दिनों में चर्चा ये भी चल रही थी कि वो कह रहे थे मैं 2 वीक तक सोचूंगा, फिर 2 ही दिन में ये कार्यवाही हो गई। वो G7 की बैठक से बीच में आ गए थे और ये सब। तो वो आपके लिए एंटिसिपेटेड था क्या कि इस तरह का घटनाक्रम होने वाला है, या आप क्या सोच रहे थे उसके बारे में? एंड अलाउ मी आल्सो टू ऐड, फिर आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि अब जहाँ पर अब पहुँच गए हैं हम, न केवल इज़राइल, ईरान और अमेरिका, बल्कि पूरा विश्व कहीं न कहीं, तो किस तरह की संभावनाएँ आप देखते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, आराम से बताएँ। जी धन्यवाद आपके शो में आने के लिए। मुझे आपने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, मुझे ये मेरा सौभाग्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, उसका एक मूल मंत्र होता है, जो चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, साम दंड भेद, राइट? शानदार। जी, जी। और इंग्लिश में कहते हैं, दूसरे तरीके से कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अमेरिका हो या चाहे ईरान हो या इज़राइल हो, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उनके लिए उनके जो लीडर्स हैं, सबसे पहले वो अपनी राष्ट्र नीति के ऊपर ही ध्यान देते हैं। उनको जो लगता है उस हिसाब से करते हैं। और उनकी आप हिस्ट्री में भी जाएँगे, अमेरिकन लीडर्स की हिस्ट्री में जाएँगे, इज़राइल में जाएँगे, ईरान में जाएँगे, तो उनकी एक बात कभी भी सही नहीं, मिस सही तो नहीं, झूठ कहते हैं, एक बात पे स्टिक रहे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बट उनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करें। अभी भी यही हुआ है, राइट? अगर आप देखेंगे जो करंट सिनेरियो चल रही है, वो पहले कहाँ गया? हमास ने जब अटैक किया इज़राइल के ऊपर में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को दरिंदे तरीके से मार दिए गए। यूएस का और इज़राइल का मानना है कि उसके पीछे ईरान का ही हाथ है, राइट? ईरान ने ही उनको फंड किया था, उनको आर्म्स एम्यूनिशन दिए थे, उनको ट्रेन दिए थे, कैपेबल बनाया था, क्योंकि हमास के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं थी करने की। तो आज ना कल तो इस तरह की चीज़ें होनी ही थी। जो इससे ईरान और इज़राइल के बीच में जो है सो जो द्वंद पहले से भी था, वो काफ़ी बढ़ गया। यूएस आप जानते हैं किस अच्छी तरीके से इज़राइल को सपोर्ट करता है। जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था, वो शांत था, ज़्यादा तक इज़राइल को कंस्ट्रेन करके रखा था कि आप ईरान के ऊपर अटैक ना करें और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें। जबकि नई एडमिनिस्ट्रेशन ने इज़राइल को पूरी सपोर्ट की, और उसी तहत में काफ़ी कोऑर्डिनेशन है। इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में इस इश्यू को लेके काफ़ी कोऑर्डिनेशन हुआ है और सामंजस्य इस मामले में देखने को मिला है। जहाँ तक की बात है कि पिछले 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं 2 वीक का डिप्लोमैटिक ऑप्शन लेना चाहता हूँ। ये डिसीविंग, एक्चुअली अब तो लग रहा है कि ये डिसीविंग ही था, और वो जेन्युइन, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ मैं आपसे इसकी कड़ी को लेके, जब अब सीज़ फायर की बात की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से होती है, तो इज़राइल तो अमेरिका के साथ काम कर रहा है,
तो वो तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं। पर ईरान और जिस तरह के वक्तव्य आए खamenei के तो वो इस सीज़फायर के लिए तभी तैयार हो सकते हैं, जबकि उनके पास कुछ करने की ताकत नहीं हो। एक ये जनरल लेमैन की तरफ से मैं सोच रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जिस तरह का भरोसा अगर सीज़फायर किसी की मध्यस्थता से होती है, तो होना चाहिए वैसा भरोसा ईरान, अमेरिका पर और इज़राइल तो करना ही चाहिए वैसे लेकिन अ, आपने देखा होगा घटनाक्रम ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ट्रम्प कुछ कहते रहे, इज़राइल सीज़फायर में जो घंटे उन्होंने बताए उसके बीच में वो जिस तरह की कार्यवाहियाँ हुई जिसको लेके एक झल्लाहट और अपना जो अनहैप्पीनेस जो है प्रधानमंत्री माफ़ कीजिए राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्यक्त की। तो पुनः वहाँ पे मैं जाता हूँ कि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो सीज़फायर को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से न केवल जो मध्यस्थता कर रहा है उसमें ट्रस्ट, बल्कि दूसरे राष्ट्र के प्रति भी ट्रस्ट ईरान को हो कि हाँ, इज़राइल नहीं वापस करेगा। तो उस दृष्टि से ये बड़ी एक वोलेटाइल सिचुएशन है अभी। कितना आपको आपको गट आपका क्या कहता है कि ये सीज़फायर होगा, ये मेंटेन रह पाएगा? जी, जो उस मिडल ईस्ट की जो स्थिति रही है पिछले 4 दशकों से तो उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये सीज़फायर जो अभी आप सुन रहे हैं, परमानेंट होने वाला है। वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 ग्रुपों के बीच में, मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यूड रहेगा, कुछ दशकों तक और भी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका एक मेन जो टॉकिंग पॉइंट्स था और यूएसपी था कि मेरे फर्स्ट टर्म आई वाज़ द ओनली प्रेसिडेंट लास्ट 40 इयर्स जिसने कोई नया वॉर स्टार्ट नहीं किया। वो अभी भी उसी की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि कोई नया युद्ध स्टार्ट हो, बट वो उनका एक मॉडस ऑपरेंडी उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो दूसरे राष्ट्रपतियों से, दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वहाँ से उन लोगों से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अ, अगर कहें तो भारत के हिसाब से बोले तो चाणक्य नीति के कई एस्पेक्ट्स को वो जाने-अनजाने में फ़ॉलो कर रहे हैं। उसमें से डिसीविंग अपने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको डिसीव करना, उनको कन्फ्यूज़ में करके रखना, जो आपने महाभारत में सुना है और चाणक्य नीति में सुना है, उसमें उनके 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर्स मेरा मानना है कि वो उनके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। बट उनका लास्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो है, सो वार ना हो, पीस हो और यूएस की सुपर पावर, यूएस की जो सुप्रीमेसी है वर्ल्ड में, वो बना के रखी जाए। ये उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो जा रहे हैं, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल होंगे। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है, यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है और जो ट्रस्ट फैक्टर है वर्ल्ड ओवर में, उसमें काफ़ी नीचे आने की संभावना, उसमें एक डेंट लग जाएगी ये क्योंकि रवि जी, आपने जो कहा कि सफल होंगे, फिर आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगने की बात भी कर रहे हैं। ये दोनों कैसे बैठते हैं? सफलता से आप क्या मतलब ले रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? सफलता ये है कि यूएस का जो सुपर पावर स्टेटस है और सुप्रीमेसी है वर्ल्ड ओवर में, वो मेंटेन्ड रहेगा, राइट? अभी उसको कोई और चैलेंज नहीं कर सकता ग्लोबली। हुँ, दूसरी तरफ मैंने दूसरी तरफ मैंने बात की क्रेडिबिलिटी की, राइट? जी। क्रेडिबिलिटी इसलिए डेंट होगा, आप जैसे कि आज स्टेटमेंट देते हैं, अगले पहल दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, उसके उल्टी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो उस गाँव में जो लोग रहते हैं, वो यही सोचना वेट फॉर अ मिनट, राइट? ये मुखिया तो आज कुछ कह रहा है, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा, और तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। लोगों में उस लीडरशिप के ऊपर मैं लीडरशिप की बात यहाँ पे ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उसपे फेथ होना कम हो जाएगा। मैं 2 लास्ट 15 सालों में 2 एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगा। जी। क्लाइमेट चेंज का इश्यू, राइट? क्लाइमेट चेंज के इश्यू पे जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कन्विंस करने की कोशिश की है और जब भी वो आते हैं, पूरे वर्ल्ड को कन्विंस कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति आता है कि सबको कन्विंस करता है कि इसको फॉलो करो।
दूसरे राष्ट्रपति आते हैं कि इसको अनफॉलो करो, थर्ड राष्ट्रपति आते हैं कि इसको फिर दोबारा फॉलो करो, चौथे आगे कहते हैं कि नहीं इसको अनफॉलो करो, राइट? अगर आप इसको देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, राइट? आपको ये कितने भी नजदीक के मित्र आपको आके बोलेंगे एक ही चीज एज ए यूएस कंट्री, बोलेंगे कि ये चीज आज फॉलो करो कल, तो आपको लगा ये कंफ्यूजन है। नेक्स्ट टाइम से आपको उस व्यक्ति की, उस कंट्री की चीजों को बिलीव करने में 2 बार सोचना पड़ेगा, 3 बार सोचेंगे, ब्लाइंडली नहीं करेंगे जो अभी तक होता रहा है, राइट? ये थोड़ा-सा मैं इससे डिटूर लेता हूँ। हाँ, भारत-अमेरिका के संबंधों के रेफ़रेंस में जितनी बार इन्होंने कहा था कि मोदी जी फैंटास्टिक लीडर हैं, मेरे फ्रेंड हैं वगैरह, और फिर जिस तरह का स्टैंड पठानकोट के बाद इंडिया की स्टेप और अमेरिका की तरफ से एक तरफ़ा सीज़फायर की घोषणा जिसको भारत ने माना नहीं, और वहाँ से लेके हम ये जो फील्ड मार्शल बन गए उस कह दीजिए छोटे से युद्ध के बाद में, वो मुनीर का व्हाइट हाउस आना, उनका ये कहना कि इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाना चाहिए, जो भी है। पहले तो मुझे ये आपसे समझना है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या हाउ इज ही क्वालिफाइड इवन टू मेंशन अबाउट पीस पीस प्राइज? एंड देन आई वाज सरप्राइज्ड दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज टेकिंग दैट वेरी सिंसियरली। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ 2 दिन के बाद, जब इन्होंने ईरान के नाभिकीय स्थानों पर बॉम्ब बारी की, तो उन्होंने भी बैक ट्रैक कर दिया। वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग टाइप की थोड़ी सी ऑकवर्ड जैसी सिचुएशन लगती है एक लेमैन को। आप कैसे देखते हैं उसको एज एन एनालिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट? जी, अगर जो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दिल्ली का कंसर्न होना लाज़मी है, जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने युद्ध के समय बोला था, 60 आवर्स का युद्ध था, कि हमने लास्ट 30 इयर्स पे पाकिस्तान लास्ट 30 इयर्स यूएस का डर्टी वर्क्स कर रहे थे, राइट? और भारत ने इंडियन अमेरिकन्स ने भी पहले भी बोला हुआ है कि यूएस जो है सो पाकिस्तान को ना तो फंड करे, ना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दे, क्योंकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में होता है। ये जेन्युइन कंसर्न्स, और उस कंसर्न्स को भारत ने और भारत मुल्क के लोगों ने रेज भी किए हैं। बट यहाँ पे स्थिति मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट होने की संभावना है, जो मेरा अपना एनालिसिस है। अ, पाकिस्तान ने इस कंट्री के जो अप्रोचेस हैं उसको गेम कर लिया है, राइट? उसी तहत उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि मैं आपको पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ। ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, ही ग्रैब्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुनीर को लंच के लिए बुलाया। करीब लंच 1.5 घंटे वो व्हाइट हाउस में 1.5 घंटे तक रहे। अंदर में क्या बात हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि उस मीटिंग में मुनीर थे, डीजी आईएसआई थे और ट्रम्प थे, और कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं। वो तो बाद में पता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन जो एक्शंस पाकिस्तान की और अमेरिका की क्या एक्शंस होती है। बट 2-3 चीजें मैं उससे निकाल सकता हूँ। वन, ही ट्राई टू क्रिएट अ डेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड चाइना रहा है, राइट? और अगर आप देखें तो आप भी मानेंगे, कई और एनालिस्ट भी मानते हैं कि ये जो वॉर था, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर नहीं था, इंडिया चाइना के बीच में वॉर था, क्योंकि पूरी की पूरी सपोर्ट, ट्रेनिंग, आर्म्स, एम्यूनिशन, फंडिंग चाइना ही कर रहा था उसकी। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बीच, और हुई भी होगी, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसके जो 2 मेन जो क्लाइंट स्टेट्स हैं, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा नॉर्थ कोरिया है, वो उसमें यूएस का कोई दखलंदाजी हो। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जो भारत का मेन कंसर्न रहा है कि वहाँ पे टेररिज्म नहीं होना चाहिए, उस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उस मीटिंग में ट्रम्प ने बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को रखा कि आप भारत के साथ शांति बहाल करना चाहते हो, और नहीं चाहते हो कि भारत कभी आपके ऊपर दोबारा अटैक करे, प्रीएम्प्टिव अटैक करे, जो मोदी जी ने बोला हुआ है, अभी अनाउंस कर दिया है।
तो आपको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने बोला। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, अगर ये बंद कर दोगे तो हम आपके लिए ट्रेड की रास्ते ओपन कर देंगे, आपको और भी अलग फंडिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो उन्होंने भारत का ही अच्छा, ये जो बात अभी बता रहे हैं आप, भारत पाकिस्तान के रेफरेंस में ट्रंप ने कही हो, ये तो कहीं खुलकर आया नहीं। ये आपका अनुमान है या ये प्रामाणिक बात है? ये मेरा अपना एनालिसिस है, जिस हिसाब से ट्रंप वर्क करते हैं अगेन जो उनका जो एनालिसिस, जी, हाँ, तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू जो ज्यादातर लोगों का अनुमान ये था कि ईरान पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस या एयर बेस के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समझौता हुआ हो, ऐसा कई लोगों का अनुमान है, जो आपके अनुमान से अलग है। जी। हाँ, 3 पॉइंट्स थे। पहला तो चाइना था, दूसरा भारत था, थर्ड जो है सो इंस्टेंट इश्यू था, वो ईरान था, राइट? तो पहला चाइना का किया उन्होंने, दूसरा भारत के बारे में बात की, थर्ड है जो इंस्टेंटली उन्होंने ईरान की बात की। और आप जानते हैं पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री और आर्मी जो है अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है, और उसके लीडर्स जो आर्मी चीफ हैं अपॉर्चुनिस्टिक लीडर्स हमेशा से रहे हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। तो उन्होंने इस बात को ग्रैब करने की कोशिश की। इसमें एक और बात आती है उसके विश्लेषण की दृष्टि से, जो राष्ट्राध्यक्ष नहीं है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में मिले, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये मिलिट्री लीडर कह दीजिए या उनकी जो मिलिट्री को लीड करने वाले हैं, ऐसे जो पहले 2 आए थे पाकिस्तान से, वो तब तक तख्ता पलट करके खुद राष्ट्राध्यक्ष हो चुके थे, चाहे परवेज मुशर्रफ हो या पहले। तो ये जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने वहां पे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया ऑफिशियली, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। एक तो ये बात आती है। दूसरा, वहां के जो आंतरिक समीकरण है उसमें ये मुलाकात अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है, और थोड़ी बहुत हुई भी है। जो खबरें आ रही हैं वो वापस गए तो इनका विरोध हुआ या इस प्रकार का। तो हाउ डू यू सी दिस, स्पेशली जब अमेरिका बात करते हैं तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। हाउ डू यू सी इन दैट कंटेक्स्ट ये मुलाकात? मतलब डेफिनेटली ये जो मीटिंग थी पाकिस्तान के डेमोक्रेसी पे एक बहुत जोर का तमाचा है। उन्होंने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुला के एक जो फौज है उसके लीडरशिप है उसको बुलाया। दिस इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान। और वो हर कोई जानता है कि वहां पर जो रियल लीडर है जिसके पास से पावर है वो आर्मी चीफ के पास ही है। जो ट्रम्प है एक रियलिस्टिक इंडिविजुअल है, आइडियोलॉजी में कम और जो रियलिटी होती है उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगा कि वहां पे जो उनके लिए कोई डिलीवर कर सकता है, पाकिस्तान में जो डिलीवर कर सकता है वो आर्मी चीफ ही है, उसके अलावा और कोई डिलीवर नहीं कर सकता था। अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अभी बुला भी लेते, उनके साथ लंच भी कर लेते, इवन स्टेट डिनर भी देते, तो आप भी कह सकते हैं और हर कोई कह सकता है कि गारंटी के साथ कह सकता है कि उस मीटिंग से में जो भी डिस्कशन होता या जो भी डिसीजन होता उसके चांसेस इंप्लीमेंट करने के 0% थे। So that would have been from America's perspective, that would have been waste of time and resources as well, right? इन्होंने यहाँ पे उसी से आपकी बात से ये निष्कर्ष निकलता है, जो कि दिख भी ऐसा ही रहा है। तो प्रिंसिपल्स की बात नहीं, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से उनको जो ठीक लगता है, विच मे और मे नॉट वर्क आउट एग्जैक्टली, उनका बड़ा ट्रांसपेरेंसी है एक्सप्रेशन में। कई बार उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा डिप्लोमेसी होने से या शब्दों के चयन में थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने से, जैसे कि मैं प्रारंभ में बता रहा था और हमारे कई दर्शकों ने देखा होगा, जो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट इजराइल एंड व्हाट द एफ दे आर डूइंग। तो अगर प्रेस के सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, वो अभी के हालात में आपको क्या लगता है, ये अमेरिका में जो ट्रंप का लॉयल बेस है वो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? विल दे फाइंड इट समथिंग दैट इज इन सिंक विद जो उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, या आपको लगता है उनकी अप्रूवल रेटिंग पर इस तरह के एक्सप्रेशन से कुछ निगेटिव असर भी पड़ता होगा? हाउ डू यू सी दैट? आई डोंट थिंक इसका कोई उनका जो बेस है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? उनके जो बेस है उन्होंने ट्रम्प को एज इट इज एक्सेप्ट किया है, ये जानते हुए कि आप
फर्स्ट टर्म जो कैंपेन हुआ था और सेकंड टर्म में कैंपेन हुआ था, उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बाहर निकालने की कोशिश की गई और लोगों ने सोचा कि हम इस रिकॉर्ड्स को बाहर लेके आएँगे तो उनकी पॉपुलैरिटी घट जाएगी और अमेरिका की जनता इस तरह के व्यक्ति को कभी चुनाव जीतने नहीं देगा, राइट? कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीतने देगा। बट ट्रम्प, बीइंग ट्रम्प, ही इज अ वेरी अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट। उन्होंने अपने दिल के जो अंदर रहता है उसको बहुत ही कम हाइड करते हैं, वो बता देते हैं सीधे अपनी अपनी बात को। और यही कारण है कि ट्रम्प अपने बेस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो बेस तो कहीं नहीं जा रहा उनका इन सब घटनाओं से। तो अब थोड़ा वापस ब्रॉड वे में देखते हैं इस सिचुएशन को। रशिया जाकर ईरान के विदेश मंत्री का पुतिन से मिलना, चीन का ईरान के समर्थन में वक्तव्य आना और कई समाचार जगत में जो विमर्श चल रहे हैं, वो लोग इस तरह के हालात बने हैं, कहते हैं कि एक आगामी विश्व युद्ध की संभावना दिखती है। व्यक्तिगत रूप से मैं वैसे नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा इसका एक कारण ये भी है कि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि हम एज ह्यूमन रेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी आपका एनालिसिस क्या कहता है? लोग हर जगह चर्चा चल रही है कि ये विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कई बार इस बात की चर्चा की है कि वो तीसरे विश्व युद्ध को रोक रहे हैं, राइट? और कई लीडर्स ने भी बोला है। बट फैक्ट्स डजंट स्पीक लीड्स अस टुवर्ड्स दैट, राइट? विश्व युद्ध तभी हो सकता है जो वर्ल्ड के जो मेजर पावर्स हैं उसमें युद्ध करना चाहते हैं, राइट? मुझे नहीं लगता कि अभी वो स्थिति आ गई है। इवन जो दो अजब मेजर पावर्स हैं, तीन मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड में, भारत हो गया, चीन हो गया और रशिया हो गया। भारत तो कभी भी युद्ध में नहीं आएगा, न्यूट्रल, मुझे लगता है कि इस स्थिति में न्यूट्रल ही रहेगा। चीन युद्ध नहीं करना चाहता, वो दूसरे तरीकों से दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के युद्ध करना चाहता है। उसमें ईरान एक हो गया, नॉर्थ कोरिया अलग हो गई और पाकिस्तान अलग हो गया। वो इस हालत में वो कभी नहीं आएगा। वो अभी उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो दूसरों कंट्रियों को आपस में लड़ा दे, जिससे कि वो इकोनॉमिकली धीरे-धीरे मजबूत होते चले जाएँ। रशिया एक युद्ध में पहले से ही फँसा हुआ है। आई डोंट थिंक वो ईरान में जंप करने की कोशिश करेगा। हाँ, साथ-साथ ये भी हो रही है कि रशिया, चीन और ईरान तीनों एक जगह पे इकट्ठे आने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमैटिकली। वो रशिया और चीन जो है सो ईरान को इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दे विल जॉइन विथ जिस तरह से यूएस अच्छा, ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ललित जी, और इसके बारे में ज़्यादा तो जयशंकर जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां भारत पर ये दबाव होता है कि उन्हें ईरान या इजराइल में से किसी एक के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त करना आवश्यक सा है, अगर ऐसी स्थिति आती है, ये पहले तो ऐसी स्थिति आने की संभावना है क्या? क्योंकि रशिया अगर खड़ा हो जाता है ईरान के साथ में, और इजराइल के साथ तो अमेरिका ऑलरेडी है ही है, और भारत का जो आंतरिक राजनीतिक स्वरूप है, उसमें भी भारत सरकार की विदेश नीति की ईरान के साथ नहीं खड़े होने को लेकर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की तरफ से एक लेख लिख दिया गया, और भी इस तरह की चर्चाएं हो रही। तो भारत की स्थिति को आप आने वाले समय में कैसे देखते हैं? इसमें मुझे ये भी जोड़ना दिए कि ईरान जो तेल के आने का समुद्री रास्ता है, वो उसको कहीं रोक दे, इस तरह की भी बात वहां से उठकर आ रही है। तो भारत की दृष्टि से ये जो दृश्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? Look, India as a country has been well trained in the last 77 years. पोस्ट इंडिपेंडेंसी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फाउंडेशन रखी थी और उसके बाद से अलग अलग फेजेस में मोस्टली प्रधानमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रही है, सबने उसको फॉलो किया है। उस पथ को, उस जो फॉरेन पॉलिसी हमारी रही उसको फॉलो किया है और आज वो इवॉल्व हो गया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस में। तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा विश्वास है कि भारत अपनी इस स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करेगा। इसके राष्ट्र हित में खासकर ये गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रैग्मेटिक है, रियलिस्टिक है। इसके राष्ट्र हित में जो भी होगा वही स्टेप्स लेंगे। भारत का ईरान के साथ एक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रहा है, राइट? हमारा हमारे ऊपर उनकी पर्शियन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, राइट? दूसरी तरफ इज़राइल के साथ हमारा काफ़ी मजबूत संबंध है मिलिट्री लेवल पे। तो भारत
अभी इस युद्ध में भी आप देखेंगे दोनों कंट्रियों के साथ मजबूती के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करके आगे बढ़ रहा है। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसको कि ईरान ने और इज़राइल ने दोनों ने अलाउ किया है, परमिशन दी है, कंडीशंस ऐसे बनाए हैं कि अपने नागरिकों को भली बात सेफ्टी के साथ वापस ला सकते हैं। और उसका इसके साथ भारत अपने ही नागरिकों को नहीं, अपने पड़ोसी देशों के भी नागरिकों को वहां से सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो भारत और भारत की डिप्लोमेसी काफी मैच्योर उभर के निकली है। कहते हैं ना कि सोने में तप के, आग में तप के निकलना, उस हिसाब से निकला है भारत। और भारत मुझे लगता है भारत इसी तरह से आगे बढ़े। जी, बहुत सही आपका विश्लेषण है। अंतिम प्रश्न के रूप में अगर आप कयास लगाते हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच, हालाँकि आप पहले कह चुके हैं कि ये तुरंत प्रभाव से ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर ख़त्म नहीं होता है तो फिर एस्केलेट होना हो जाएगा। एस्केलेट होना होगा तो और हालात चिंताजनक हो सकते हैं। जान-माल के नुकसान की दृष्टि से भी और उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए कई देशों में कीमतों के बढ़ जाने की दृष्टि से भी। तो कमोबेश आप कितना समय देते हैं ये युद्ध जो ईरान इराक का इज़राइल का है, कितने समय में आपको लगता है ये विराम पहुंच जाएगा? मुझे लगता है अभी विराम होने की युद्ध फुल फ्लेज युद्ध नहीं होगा, बट मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कंटिन्यूड रहेगी अगले कुछ दशकों तक। इसका रीजन सिंपल है कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो नहीं चाहते कि ये खत्म हो। ये इसका इसका तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, सब एक जगह बैठ के पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मेन स्टेक होल्डर्स और जो की रीजनल प्लेयर्स हैं, उस वहाँ पे करीब हाफ ए डजन कंट्रीज हैं, मेजर प्लेयर्स हैं, वो नहीं चाहते कि इसका इसका एक सॉल्यूशन निकले। यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सीज फायर हुआ है लेकिन फायर जारी है और पूरा पूर्ण युद्ध विराम कब होता है उसकी तरफ हम सब आंख लगाए बैठे हैं। और क्या जिस तरह के आवेशित अभिव्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय की हुई है उसका कुछ प्रभाव ईरान और इजराइल के नेतृत्व पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह के भाषण को आपने ईरान के नेता की तरफ से सुना है उसमें लगता नहीं है कि वो इस तरह के समझौते के साथ, जहाँ पे कि उस बात को हमने विस्तार से नहीं लिया, लेकिन जब ईरान की तरफ से अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया उसके रिस्पॉन्स में भी ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा कहा कि ये इट वाज अ वीक अटेम्प्ट या वीक अटैक, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो ये तो ईरान के लोगों पे ऊपर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर शासन कौन करे। बट ओवरऑल ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, 5000 से पुरानी सभ्यता है वहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि ईरान और ईरान के लोग किसी भी हालत में सरेंडर करेंगे। तो ये लगता है ललित जी को। और लेकिन सरेंडर किए बिना भी ऐसा हो कि सुलह वाली स्थिति आ जाए, पर उसके लिए आत्मसम्मान बचा रहे, तभी उस स्थिति तक जा सकते हैं। मैं बस यही कह रहा था, उस दृष्टि से जो तरीका राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपनाया जाता है, उसमें मतलब जो भी होगा वो मतलब सुलह करता करता भी सोचेगा नहीं नहीं। तो ये बड़ा ही डेलिकेट सिचुएशन है कम्युनिकेशन की दृष्टि से, डिप्लोमेसी की दृष्टि से। बट लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। ललित जी, बहुत सारा आपका धन्यवाद है। मंगल कामनाओं के धन्यवाद। साथ में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।